हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग यूपी टेट सीडीपी के लिए प्रैक्टिस लगा रहे हैं। तो आज मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। तो क्वेश्चन आप वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया है? ए है कृष्णकाय, बी है सुडौलकाय, सी है गोलकाय, डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। कृष्णकाय, सुडौलकाय और गोलकाय, तो ये तीनों प्रकार है। ठीक है, क्रेसमर ने किस आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? तो ये शरीर रचना के आधार पे। किस आधार पे? शरीर रचना के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इसका नाम आप लोग जो है इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बनी रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एथलेटिक है पहला, एथलेटिक, एथलेटिक। दूसरा है एस्थेनिक, एस्थेनिक। तीसरा है पाइकनिक, पाइकनिक है। और चौथा है डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक। ठीक है, शरीर रचना के आधार पे एथलेटिक, एस्थेनिक, पाइकनिक और डिस्प्लास्टिक। ठीक है, क्रेसमर ने व्यक्तित्व के ये 4 प्रकार बताए हैं शरीर रचना के आधार पे। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इंग्लिश में आप लोग याद रखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इंग्लिश को आप लोग देख करके इसको आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्रेसमर के अनुसार। ठीक है, और भी लोग हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, उनका याद रखिएगा, उनका भी बहुत ही एग्जाम में आता है। तो एक तो कैनन ने दिया है ग्रंथियों के आधार पे। कैनन ने किस आधार पे दिया है? ग्रंथियों के आधार पे दिया है, और ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। ठीक है, ग्रंथियों के आधार पे दिया है। कैनन ने कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के दिए हैं। और शेल्डन ने भी दिया है, शेल्डन ने दिया है कितने? 3 बताए। किस आधार पे? शरीर की विशेषताओं के आधार पे, शरीर की विशेषताओं के आधार पे। ठीक है, विशेषताओं के आधार पे 3 दिया है। ठीक है, शेल्डन ने कौन कौन सा है? तो एंडोमार्फिक, मिसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक दिया है शेल्डन ने। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। और कौन है? थॉर्नडाइक ने भी दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया है कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दिया है। किस आधार पे? विचारों के आधार पे, विचारों के आधार पे। थॉर्नडाइक ने दिया है विचारों के आधार पे। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तित्व के प्रकार इन लोगों ने दिया, और मैंने कई बार आप लोग को बता दिया। तो आप लोग जो भी बताए इसको यहीं पे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, मन में सोच लीजिएगा इसको, जो ऊपर से मैंने बता दिया इसको। तो आंसर यहाँ पे क्या है? डी, सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ए है बौद्धिक क्षमता का, बी है अभिक्षमता का, सी अभिवृत्ति का, डी है मूल्य का। तो टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? आंसर क्या हो जाएगा? किसका है? अभिक्षमता का। किसका है? अभिक्षमता का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अध्यापन अभिक्षमता टेस्ट, अध्यापन अभिक्षमता, अभिक्षमता टेस्ट होता है। ठीक है, तो किसका जो है मापन करता है? अभिक्षमता का। ठीक है, टीएटी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए है अधिगम की, बी स्मृति की, सी अभिप्रेरणा की, डी सृजनात्मकता की। तो संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? आंसर क्या हो जाएगा? किसकी करता है? बी स्मृति की। किसकी करता है? स्मृति की करता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ए है अंतर्दर्शन, बी है बहिर्दर्शन, सी है अवलोकन, डी है प्रायोगिकरण। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए अंतर्दर्शन। कौन सी हो जाएगी? ए अंतर्दर्शन। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि जो है काफ़ी जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि। और मैंने आपको बताया था अंतर्दर्शन, ये व्यक्तिनिष्ठ विधि से मुझे याद आया, आपको बता दें कि मैंने आपको व्यक्तित्व के प्रकार में बताया था कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व मापन का वर्गीकरण जो है, व्यक्तित्व के मापन 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, एक तो पहले किया गया है प्रक्षेपी विधियों के द्वारा, एक प्रक्षेपी विधि इसमें आती है, एक प्रक्षेपी और दूसरा अप्रक्षेपी विधि आती है, अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। ठीक है, व्यक्तित्व मापन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में कौन कौन सा आता है? तो टीएटी आता है, टीएटी, सीएटी,
SAT, IBT आता है, इंक ब्लॉक टेस्ट जिसे हरमन रोशा ने दिया था, IBT आता है, ठीक है। और ड्रॉ ए मैन परीक्षण आता है, ड्रॉ ए मैन परीक्षण आता है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी आता है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट आता है। ये सभी प्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व मापन की ये सभी कैसी है? प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। अप्रक्षेपी विधि में कौन कौन सी आती है? व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि में कौन कौन सी आती है? तो एक आता है व्यक्तिनिष्ठ विधि आता है, व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा वस्तुनिष्ठ, और तीसरा आता है मनोविश्लेषण, ठीक है। मनोविश्लेषण आता है, ठीक है। तो व्यक्तिनिष्ठ में 3 प्रकार से आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 जो है विधि आती है। कौन कौन सी आती है? तो एक तो अंतःदर्शन विधि आती है, अंतःदर्शन। दूसरा है प्रश्नावली। तीसरा है साक्षात्कार। तीसरा क्या है? साक्षात्कार। ये सभी किस में आती है? व्यक्तिनिष्ठ विधि में आती है, ठीक है। अंतःदर्शन, प्रश्नावली और साक्षात्कार विधि। वस्तुनिष्ठ में 5 आती है। कौन कौन सी आती है? 5। तो एक आता है बहिदर्शन, दूसरा आता है निरीक्षण, तीसरा आता है समाजमिति, ठीक है। और चौथा आता है शरीर परीक्षण आता है। और 5वां आता है मूल्यांकन। 5वां कौन सा आता है? मूल्यांकन। तो वस्तुनिष्ठ विधि में 5 विधियाँ आती है, ठीक है। बहिर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि, समाजमिति और शरीर परीक्षण, और आता है मूल्यांकन, ठीक है। मनोविश्लेषण में स्वप्न विश्लेषण और शब्द साहचर्य आता है, ठीक है। तो ये आते हैं अप्रक्षेपी विधियाँ में। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि में आता है। तो पूछता है कौन सी प्रक्षेपी विधि है, कौन सी अप्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व मापन की, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे क्या है? ए अंतःदर्शन विधि, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी? अंतःदर्शन विधि, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किसी से संबंधित है? ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, बी है व्यवहारवादी सिद्धांत से, सी है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, डी है मनोलैंगिक विकास से। तो अल्बर्ट बंडूरा का संबंध किससे है? आंसर क्या हो जाएगा? किससे है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। या इन्होंने प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को कहते हैं, ठीक है। या अवलोकन अधिगम, ठीक है। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, ठीक है। तो अल्बर्ट बंडूरा का किससे संबंध है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी है? तो एक तो वाटसन का भी पूछता है, वाटसन है, मैकडूगल भी है व्यवहारवादी। और जितने भी SR जो सिद्धांत SR या RS सिद्धांत जिन्होंने दिया है वो सभी जो है व्यवहारवादी ही है, ठीक है। जैसे थॉर्नडाइक ने भी दिया, SR थ्योरी दिया, RS थ्योरी जो है स्किनर ने दिया, तो ये भी व्यवहारवादी है। पॉलाव भी जो है व्यवहारवादी है, ठीक है। तो ये सभी कौन है? व्यवहारवादी, ये सभी भी हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। जीन पियाजे भी है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। संज्ञानात्मक से संबंधित और कौन है? तो टॉलमैन भी संबंधित है, संज्ञान से संबंधित है, ठीक है। टॉलमैन भी है। और कौन है? ब्रूनर का भी संबंध है, ठीक है। ब्रूनर का भी संबंध है। तो ये संज्ञानवादी जो है मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। मनोलैंगिक विकास का संबंध किससे? फ्रायड का है। किसके? फ्रायड। मनोलैंगिक विकास का संबंध फ्रायड से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी है, कौन सा जो है संज्ञानवादी है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अधिगम वक्र में पठार बनता है। ए है परिपक्वता के कारण, बी है अभिप्रेरणा के कारण, सी है थकान के कारण, डी है अभिरुचि के कारण। तो अधिगम वक्र में पठार बनता है, क्यों बनता है? किसके कारण बनता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? परिपक्वता के कारण तो नहीं बनता है, ठीक है। परिपक्वता के कारण नहीं। अभिप्रेरणा के कारण कैसे बन सकता है? अभिप्रेरणा के कारण तो पठार नहीं बनता। पठार क्या होता है? अधिगम में पठार क्या होता है? जब सीखने में ना तो कोई कमी होती, ना तो मतलब सीखने का वक्र क्या होता है? एक सपाट होता है, ठीक है, समतल होता है। ना तो कमी होती है, ना तो वृद्धि होती है, केवल समतल होता है, ठीक है, सपाट होता है। तो ये अधिगम के वक्र में ये पठार कहलाता है, ठीक है। तो ये अगर व्यक्ति अभिप्रेरित होगा तो वो क्या करेगा? सीखेगा ही। ये उसमें अंदर जो है सीखने की जो है अभिप्रेरणा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ भी अभिप्रेरणा तो होगी नहीं। अगर हाँ ये कहे कि अभिप्रेरित नहीं है व्यक्ति, तब आ सकता है, ठीक है, पठार हो सकता है। तो लेकिन अभिप्रेरणा के कारण तो नहीं, ठीक है। अभिरुचि, अगर रुचि है उसको सीखने में, किसी भी कार्य को सीखने में रुचि है तो भी तो सीखेगा ही, ठीक है, पठार बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या जगह? सी, थकान के कारण। क्या जगह? अधिगम का वक्र में पठार कब बन सकता है? तो थकान के कारण बन सकता है, या फिर रुचि ना हो कार्य करने में, व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अधिगम के पठार बनने का कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, ठीक है।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु है? ए है अधिगम की गति, बी है अधिगम अंतरण, सी है सृजनात्मकता, डी है अभिरुचि। तो दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन से संबंधित है? मैंने बताया है आपको, कई बार भी बताया इसको। तो किससे संबंधित? आंसर क्या हो जाएगा? बी अधिगम स्थानांतरण से। किससे संबंधित है? अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है दर्पण चित्र परीक्षण। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें जो है दर्पण चित्र परीक्षण जो है अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अधिगम के स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम के स्थानांतरण में, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? समान तत्वों का सिद्धांत, ठीक है, का सिद्धांत किसने दिया है? और एक क्वेश्चन है कि अधिगम स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करिएगा इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ए है बुद्धि, बी है व्यक्तित्व, सी अभिक्षमता, डी अभिरुचि। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट ऊपर मैंने बताया किसके मापन से संबंधित है और ये कैसी विधि है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी विधि है, बताइएगा। तो ये किसके के मापन से? व्यक्तित्व के मापन से। किसके मापन से संबंधित है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन से। ठीक है, और कैसी ये जो है, एक ऐसी विधि है मापन की, तो ये प्रक्षेपी विधि। कैसी है? प्रक्षेपी विधि। ठीक है, अप्रक्षेपी में मैंने बताया कि वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और मनोविश्लेषण आते हैं, जिसके अंतर्गत जो है विधि आती है। ठीक है, प्रकार आते हैं। ठीक है, तो ये है कैसी विधि? प्रक्षेपी विधि आती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि 16PF जो है, 16PF कैसी विधि है? व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? आपके लिए क्वेश्चन है 16PF जो है व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करिएगा इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? ए है TAT, बी है 16PF, सी है रैवेन का परीक्षण, डी है ड्रॉयमैन परीक्षण। तो कौन सा इसमें शेष से भिन्न है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रैवेन का परीक्षण। किसका है? रैवेन का परीक्षण। ये कैसा है? ये अशाब्दिक परीक्षण है। कौन सा परीक्षण? ये अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, जबकि ये सभी क्या है? व्यक्तित्व के मापन के परीक्षण। TAT, 16PF, ड्रॉयमैन परीक्षण, ये सभी व्यक्तित्व मापन के परीक्षण है, जबकि रैवेन का परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर क्या है? यहाँ पे सी है। और मैंने आपसे पूछा है कि 16PF जो है कैसा परीक्षण है, जो है कैसा है? प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी? तो इसको आप लोग बताइएगा कैसा परीक्षण है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए है थॉर्नडाइक ने, बी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, सी है हेगार्टी, डी है स्किनर। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। किसने किया है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। कौन है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक? कौन कौन है? कोहलर है, कोफ्का है, कोफ्का है और वर्दीमर है। और कौन है? वर्दीमर है। ठीक है, कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर जो है ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेकिन सूझ की या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पे सबसे ज़्यादा कार्य किया था कोहलर ने, इसलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं को जाना जाता है, कोहलर के। ठीक है, इनको ही जाना जाता है। वैसे तो गेस्टाल्टवादी ये तीनों है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद क्या है? ये शब्द जो है, गेस्टाल्टवाद शब्द क्या है? ये लोग कहाँ के थे? जर्मनी के। और ये शब्द भी कहाँ है? जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, जिसका अर्थ यह होता है जर्मन में, इसका अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण आकृति या समग्र आकृति होती है। ठीक है, पूर्ण आकृति या समग्र आकृति होती है गेस्टाल्टवाद शब्द। ठीक है, इसका शब्द का अर्थ पूर्ण आकृति या समग्र आकृति होती है। थॉर्नडाइक का संबंध किससे है? तो थॉर्नडाइक ने त्रुटि या प्रयास का नियम दिया था। त्रुटि या प्रयास का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने, त्रुटि या प्रयास का नियम दिया है। SR थ्योरी दिया है, SR थ्योरी दिया है। SR बॉन्ड इनके सिद्धांत को नाम कहते हैं। SR बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और जो है जिस बिल्ली को जिसमें इन्होंने बंद किया था, जिस बॉक्स में, उसका नाम क्या था? तो पजल बॉक्स। ये क्या था? पजल बॉक्स या पहेली बॉक्स था। ठीक है, पजल बॉक्स या फिर पहेली बॉक्स था। ठीक है, जिसमें इन्होंने बंद किया था बिल्ली को। ठीक है,
तो इन्होंने जो है इनके सिद्धांत के नाम ये सभी याद रखिएगा, सभी नाम याद रखिएगा, कोई भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। और इन्होंने कौन से नियम दिए हैं, तो सीखने के नियम का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया है। कितने प्रकार से? 2। एक मुख्य नियम बताया है, मुख्य नियम, और दूसरा क्या है, गौड़ नियम बताया है, ठीक है। सीखने के एक मुख्य नियम दिया है इन्होंने, एक गौड़ नियम दिया। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। कौन कौन से? एक तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दिया है। कौन सा? प्रभाव का नियम दिया है। और इसमें इन्होंने अपने सबसे अधिक, तीनों नियमों में से सबसे अधिक किस नियम को जो है महत्वपूर्ण माना है, तो प्रभाव के नियम को, ठीक है। प्रभाव के नियम को सबसे अधिक इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। गौड़ नियम में क्या है? गौड़ नियम में इन्होंने कितने नियम बताए हैं, तो 5 नियम बताए। कौन कौन से? एक बहुअनुक्रिया का नियम, ये सभी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा आता है आपका आत्मीकरण का नियम। और पांचवा आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। ये 5वां है। तो गौड़ नियम में 5 नियम आते हैं और मुख्य नियम में 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास के नियम, प्रभाव का नियम। अभ्यास के नियम को इन्होंने 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इनके अंतर्गत 2 जो है प्रकार बताए, एक उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम, ठीक है। प्रभाव के नियम को भी इन्होंने संतोष और असंतोष का नियम कहा है, ठीक है, संतोष और असंतोष का नियम। तो ये सभी थॉर्नडाइक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया आपको, इसको याद रखना है आप सभी को, ठीक है। स्किनर का संबंध किससे है, तो इन्होंने कौन सा? RS थ्योरी दिया है। RS थ्योरी, कंफ्यूज नहीं होना कि RS स्किनर का है और SR थॉर्नडाइक का है, ठीक है। और जो है RS थ्योरी कहते हैं और अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत कहते हैं, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये सभी इनके सिद्धांत के नाम है। इनकी पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनकी पुस्तक है, स्किनर की पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये वाली पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है, तो इसको याद रखिए। स्किनर की पुस्तक का नाम है। और स्किनर जो है इनका जो सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर आधारित था, किस नियम पर आधारित था? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। किस पर आधारित था? प्रभाव के नियम पर आधारित था। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर कब किया था, तो 1838 में किया था। 1838 नहीं होगा, कितना होगा? 1938 होगा, 1938, ठीक है। 1938 में बिल्ली पर प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर किया था, ठीक है। पहले बिल्ली पर किया था 1938 में, फिर यही प्रयोग इन्होंने 1943 में कबूतर पे किया था, ठीक है, ठीक है। इनके जो है बिल्ली को जिसमें बंद किया था उसे स्किनर बॉक्स कहा गया था, ठीक है, स्किनर बॉक्स नाम रखा गया था। और जिसमें कबूतर को रखा था उस बॉक्स का नाम कबूतर बॉक्स था, ठीक है। तो ये स्किनर के बारे में हो गया ये सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। यह संवेदना बी है प्रत्यक्ष ज्ञान, सी अभिप्रेरणा, डी है कल्पना। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यभिज्ञान कहलाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यभिज्ञान कहलाता है, ठीक है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ए है संज्ञान का, बी है संवेग का, सी संवेदना का, डी चिंतन का। तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों के इन्होंने 14 संवेग भी बताए। कितने बताए? 14 संवेग बताए। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग बताए। मैकडूगल के सिद्धांत को हार्मिकवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मिकवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया? प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे? तो संवेग से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, संवेग से होता है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताया और 14 के ही इन्होंने संवेग भी बताया, ठीक है। 14 मूल प्रवृत्तियों का कारण क्या होता है? 14 संवेग को बताया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? यहाँ पे मानसिक आयु होगा। क्या होगा? यहाँ पे मानसिक आयु होगा, ठीक है, मानसिक
आयु होगा, ठीक है, मानसिक आयु। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 150, 160, 135, 140। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है बुद्धि लब्धि? IQ बराबर क्या होता है? MA/CA × 100 होता है, ठीक है। MA/CA × 100 होता है। MA क्या है? ये मानसिक आयु है आपका। मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, ठीक है। और CA वास्तविक आयु होती है, ठीक है। वास्तविक आयु इसकी कितनी है? 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 है, ये क्या है? 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 20 आएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा? 160, ठीक है। 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। आंसर क्या हो जाएगा? 160। बी हो जाएगा 160, ठीक है। बुद्धि लब्धि IQ कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना आप लोग को सूत्र याद रहेगा तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ए है 70 से 79, बी है 50 से 69, सी है 36 से 49, डी है 35 एवं निम्न। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बुद्धि लब्धि स्तर किसके? मंद बुद्धि वाला की बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है, ठीक है। कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 81 से 90 का जो होता है वो मंद बुद्धि होता है। 81 से 90 का क्या होता है? जो 71 से कम होता है वो कैसा होता है? वो जड़ बुद्धि होता है। 71 से कम जो होता है वो कैसा होता है? जड़ बुद्धि होता है। 71 से 80 के बीच जो होता है वो अल्प बुद्धि होता है। कैसा होता है? अल्प बुद्धि होता है, ठीक है। और 81 से 90 जो होता है वो मंद बुद्धि होता है। और 90 से 110 जो होता है, 90 से 110 जो होता है वो सामान्य बुद्धि होता है, ठीक है, सामान्य बुद्धि होता है। और 110 से 120 के बीच में जो होता है वो कैसा होता है? तीव्र बुद्धि होता है। कैसा होता है? तीव्र बुद्धि वाला होता है। और 120 या 121 से 130 जो होता है, 121 से 130 का जो होता है वो कैसा होता है? तो वो प्रखर बुद्धि होता है। कैसा होता है? प्रखर बुद्धि होता है। और 130 से ऊपर जो होता है वो प्रतिभाशाली होता है। 130 से ऊपर जो होता है वो प्रतिभाशाली होता है, ठीक है। 130 से ऊपर प्रतिभाशाली होता है। ये टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि का जो है तालिका दिया है बुद्धि लब्धि की जो है। तो इसमें क्या है? टर्मन के अनुसार ये है 71 से अगर कम है तो जड़ बुद्धि कहलाएगा, 71 से 80 तो अल्प बुद्धि कहलाएगा, 81 से 90 है तो मंद बुद्धि कहलाएगा, और 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि कहलाएगा। ये सभी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछता है एग्जाम में बुद्धि लब्धि स्तर, ठीक है। और 110 से 120 होगा तो कितना होगा? तीव्र बुद्धि का होगा, ठीक है। सामान्य बुद्धि बहुत ज़रूरी याद रखिएगा। ये इतना सामान्य से इधर सभी वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है इसको। तो 110 से 120 क्या होगा? तीव्र होगा। 180 से 130 कैसा होगा? प्रखर बुद्धि का होगा, ठीक है। 130 से ऊपर जो होगा वो प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है मंद बुद्धि का। तो मंद बुद्धि का क्या हो जाएगा? 81 से 90 होना चाहिए, ठीक है। 81 से 90 वाला व्यक्ति क्या होगा? ये मंद बुद्धि होगा। 81 से 90 वाला क्या होगा? ये मंद बुद्धि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मंद बुद्धि कह रहा है, तो चूंकि यहाँ पे आंसर में कोई है नहीं, मैच नहीं करना है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है तो इसमें से हम कोई लगाएंगे नहीं इसमें, ठीक है। या तो अगर एग्जाम में आता है तो कोई ना कोई लगाना ही पड़ेगा, या तो इसमें से कोई नहीं देना चाहिए था, तो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में रहेगा तो हमें कोई ना कोई लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81 से 90 होना चाहिए, तो जो मंद बुद्धि कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ए है व्यक्तित्व के, बी है बुद्धि के, सी है अभिरुचि के, डी है अभिक्षमता के। तो रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो मैंने ऊपर बताया है आपको किसके मापन के लिए किया जाता है। टीएटी का किया जाता है, टीएटी का, सीएटी का और एसएटी का किया जाता है, और इंक ब्लॉक टेस्ट का किया जाता है। तो इन सभी का ड्रॉयमैन परीक्षण, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, तो इन सभी का किसमें किया था? मैंने बताया था। तो ये सभी कैसी थी? प्रक्षेपी विधि थी जो कि व्यक्तित्व के मापन के लिए की जा रही थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए व्यक्तित्व के मापन, ठीक है। किसके लिए किया जाता है? रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। इसका जो है किसने किया? रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट परीक्षण किसने दिया था? तो हरमन रोर्शा ने दिया था। किसने दिया था? हरमन रोर्शा ने दिया है, ठीक है। हरमन रोर्शा ने दिया है, ठीक है। और ये हरमन रोर्शा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? हरमन रोर्शा तो ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। हरमन रोर्शा परीक्षण में इन्होंने 1921 में इसे दिया था। इसमें इन्होंने 10 कार्ड दिए थे। किसने? 10 कार्ड के से इन्होंने इसका प्रयोग किया था। 10 कार्ड में से 3 कार्ड जो थे वो रंगीन थे, 3 कार्ड जो थे वो रंगीन थे, 5 कार्ड काले थे, 5 कार्ड काले थे, और 2 कार्ड जो थे वो काले, सफ़ेद और लाल थे।
ब्लैक, वाइट और रेड थे, ठीक है, ब्लैक, वाइट और रेड थे, ठीक है, जो 3 कार्ड थे, नहीं सॉरी 2 कार्ड जो थे, ठीक है, 3 तो यहाँ पे 10 कार्ड थे, 3 रंगीन थे, 5 काले थे, 2 बार बचे वो कैसे थे, तो 2 जो थे काले, सफ़ेद और लाल थे, ठीक है। तो ये हरमन रोशा परीक्षण 1921 में हरमन रोशा ने दिया था। रोशार-किंग ब्लड टेस्ट स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, तो याद रखिएगा, जो कि किसके मापन से संबंधित है, व्यक्तित्व के मापन से, ठीक है। ये तो वही वाला क्वेश्चन है। ये देखिए बुद्धिलब्धि का जो टर्मन के अनुसार मैंने ऊपर जो बताया, तो ये बताया था मैंने आपको ऊपर, 71 से कम जड़ बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि होगा, 121 से 130 प्रखर बुद्धि और 130 से अधिक जो होगा वो प्रतिभाशाली कहलाएगा, ठीक है। तो ये टर्मन के अनुसार है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही रहे और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग की तैयारी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही वीडियो, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए इतना ही।